शुरू। पेज 476, डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स। भाई अगर आप के पास कोई चीज़ें वापस आ गई हैं, मिसाल के तौर पे होंडा वालों ने, मैंने कल बात की थी, डॉलेंस को एसी वापस कर दिए हैं और एसी इस काबिल भी नहीं है क्या वो एसी इस्तेमाल किए जा सकें, कि उन एसीज के अंदर कोई सीरियस डिफॉल्ट था। तो जब होंडा वालों ने डॉलेंस वालों को वो एसी वापस किए तो डॉलेंस वालों ने सोचा कि इस एसी को तोड़ दें, तबाह कर दें, आग लगा दें, इसको बम लगा, इस एसी को फारग कर दें। ये सोचा तो कर दें यार, आपकी मर्जी। डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स, आपकी चीजें हमने रोका है। डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स, वेयर गुड्स आर रिटर्न बाय होंडा, वेयर एसी आर रिटर्न बाय होंडा बिकॉज दीज आर अनफिट फॉर कंजम्पशन, क्योंकि ये इस्तेमाल नहीं हो सकते, एंड आर टू बी डिस्ट्रॉयड बाय सेलर। और डॉलेंस ने सोचा इसको तोड़ो तोड़ो, द डॉलेंस शैल तोड़, डॉलेंस इनको तोड़ेगा आफ्टर ऑब्टेनिंग इजाजत फ्रॉम अब्बू, अब्बू से नहीं, कमिश्नर से। कमिश्नर से इजाजत देगा, कमिश्नर अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय, मैं इसी तोड़ने लगा हूं। कमिश्नर कहेगा मेरा बंदा आ रहा है, उसकी मौजूदगी में तोड़ना। द गुड्स विल बी तोड़ अंडर द सुपरविजन ऑफ ऑफिसर, नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर। अच्छा, ये जो लफ्ज यूज होते हैं ना, ऑफिसर, चैप्टर 15 यहां नजर आ रहा है आपको? ये मुझे नजर आ रहा है। अच्छा, चैप्टर 15 का अगर आप पहला सफा ना खोले ना तो वहां पे देखें, एफबीआर सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है, चैप्टर 15 का पहला सफा, फिर चीफ कमिश्नर है, फिर कमिश्नर है, अगला छोड़ें, इसके बाद हैं ऑफिसर्स। ये जो ऑफिसर्स है ना, इनमें अगर आप देखें तो एडिशनल कमिश्नर भी है, डिप्टी कमिश्नर भी है और असिस्टेंट, और सबसे छोटा मुन्ना असिस्टेंट कमिश्नर है, पीएन लेवल का नहीं, थोड़ा सा। अच्छा, तो असिस्टेंट कमिश्नर जो है सबसे नीचे। लेकिन यार इन सबको कहा जाता है अफसर, ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू। जहरी बात है ये भी अफसर ही है, लेकिन वाज़ेह तौर पे लॉ ने इनके लिए अफसर का लफ्ज़ यूज किया और इसमें ये सबसे बड़ा अफसर है, एडिशनल कमिश्नर। बहरहाल इनका भी बॉस अवेलेबल है, चीफ कमिश्नर, और उससे नीचे कमिश्नर। डन। तो द गुड्स विल बी डिस्ट्रॉयड अंडर द सुपरविजन ऑफ इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर, ऑफिसर की मौजूदगी में डिस्ट्रॉय की जाएंगी, नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर। सबसे नीचे वाला बंदा बुलाया जाएगा, उससे भी नीचे कोई बंदा शायद है ही नहीं, तो कम से कम असिस्टेंट कमिश्नर लेवल का बंदा बुलाया जाएगा, उससे नीचे का बंदा नहीं बुलाया जा सकता, कम से कम उसको बुलाया जाएगा। ये नहीं होगा कि एफबीआर का पीएन बुला लो। अच्छा, अभी दो शराइतें हैं, नंबर 1 बोलें और नंबर 2 बोलें। पहली शर्त क्या है? कमिश्नर से परमिशन लेनी है, और दूसरी शर्त क्या है? असिस्टेंट कमिश्नर लेवल का बंदे की मौजूदगी में तोड़ेंगे। इजाजत लेनी कमिश्नर से, फिर वो एक बंदा भेजेगा, वो कम से कम असिस्टेंट कमिश्नर के लेवल का होगा। ये सब कुछ करके आपके लिए खबर, द इनपुट इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स विल नॉट बी अलाउड। इनपुट आपका उन चीजों का डेड हो जाएगा। हम कहेंगे ओ भाई बंदा बुलाया, कमिश्नर से इजाजत ली है, किया, वो किया क्या, फिर यही चपेट मारनी थी तुम लोगों ने, तो पहले ही चपेट मार देते, ये लो मेरा मुंह। द इनपुट शिल बी डिस्ट्रॉयड, इनपुट जो चीजें डिस्ट्रॉय हुई उनका डेड हो जाएगा। तो भाई इसकी वजह यह है कि इनपुट तो जरूर इनका डेड होगा, लेकिन एक आपको खुशी की खबर मिलेगी कि इसको सेल में आपको नहीं डालना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हुकूमत को पता चले आपने कुछ चीजें तोड़ी हैं और आप झूठ बोल रहे हैं, आप घर लेके चले गए थे, तो हुकूमत की गैर मौजूदगी में तोड़ी है, तो फिर हुकूमत आपको कह सकती है भाईजान होंडा, ये आप झूठ बोल रहे हो, ये आपने गाड़ी जो है वो बिल्कुल नहीं तोड़ी। मिसाल के तौर पे डॉलर्स की बात छोड़ें, होंडा तुमने ये गाड़ी नहीं तोड़ी, 30 लाख वाली तुम घर ले गए हो, तो तुम 35,10,000 देना था इस पे, तुमने 5,10,000 हुकूमत को देना था, वो 5,10,000 आप हमें जमा करवाओ। तो रिलैक्सेशन ये मिलेगी, जो यहाँ लिखी नहीं हुई मैंने नीचे डब्बे में डाली है, कि अब आपको ये सेल में डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन स्टिल याद रखिएगा इन चीजों को, अगर आप कमिश्नर को बता के और इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर की मौजूदगी में भी तोड़ें, फिर भी आपको सजा स्टिल मिलेगी। क्या? आपका इनपुट डेड हो जाएगा, लेकिन बेनिफिट मिलेगा। वो क्या मिलेगा? If the goods are destroyed in above manner, output will not be charged. तो ये भाईजान ये बेनिफिट है, ये बड़ी खुशी की बात है कि आउटपुट नहीं चार्ज होगा। However, if the goods are not destroyed in above manner, output will be paid from our own pocket, अपनी पॉकेट से ही देंगे, चीजें तो हमने कहीं बेची नहीं। तो अगर आपने उनकी गैर मौजूदगी में चीजें डिस्ट्रॉय कर दी तो नुकसान क्या होगा? आउटपुट देना पड़ेगा। लेकिन इन एनी केस डिस्ट्रॉयड चीजों का इनपुट क्या होगा? डेड होगा। अच्छा जी, पास पेपर्स में आए क्वेश्चन 63,
अंडर द प्रोविजन ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990 रिक्वायरमेंट बी एक्सप्लेन द टर्म टेम्पोरेरी रजिस्ट्रेशन। कल पढ़ा था, 6 नंबर का पूरा ही आया हुआ है। राइट्स, ऑब्लिगेशंस, रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ पर्सन हु हैज ऑब्टेन्ड टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन। लिस्ट द एक्सेप्शंस टू द फॉलोइंग जनरल रूल। इसकी एक्सेप्शंस बतानी है। पहले मैं पॉइंट 2 पढ़ूंगा। गुड्स एक्सपोर्टेड शैल बी चार्ज टू टैक्स एट रेट ऑफ 0%। कहते हैं जो चीजें एक्सपोर्ट की जाती हैं उन पर लगता है 0%। इसकी एक्सेप्शन बता दो। तो निकालें वो पेज कौन सा वाला है। इसकी एक्सेप्शन एक्सपोर्ट की थी लेकिन बाद में नहीं हुई, एक्सपोर्ट री इम्पोर्ट की नियत से की है, ऐसी कंट्री को एक्सपोर्ट की है, एक्सेप्शन है ना ये। पेज नंबर, अच्छा चलिए छोड़े, ऑनलाइन वालों से मैं पूछ लेता हूँ। जी भाई बताएं कौन सा पेज नंबर है। 447। 447 के ऊपर अगर आपको नजर आए ऐसी 0 रेट सेल लिखी हुई है जो कि 0 रेट होने के बावजूद, यानी कि एक्सपोर्ट होने के बावजूद भी 0 रेट नहीं समझी जाएंगी। पेज नंबर 447। अच्छा जी, मैं सोच रहा था कि मैं ना निकालूं लेकिन आप हजरात ने मजबूर कर दिया। पेज 447, लिस्ट द टाइप ऑफ एक्सपोर्ट्स विच आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ 0 रेटिंग, जो 0 रेटिंग से बाहर है। अच्छा अगला, वेयर सेल आर मेड टू पर्सन हु इज बुरा बच्चा देयर शेल बी चार्ज अ टैक्स ऑफ 3% फर्दर टैक्स इन एडिशन टू नॉर्मल 17। इसकी आपने एक्सेप्शंस बतानी है कि बुरे बच्चे से 3% नहीं लिया जाएगा। तो ये मैंने कहा था आई ने ऐसे ही देखें जाती की है, ये अजीब अजीब सी चीजें लिखी हुई थी, 5-6 उनमें से मैंने कहा था कोई याद कर लें। पेज 444, पेज 444 नजर आ रहे हैं। पेज 444 के एंड के ऊपर इन लोगों पे 0 रेट 3% नहीं लगना। अगले सफे में मैंने आपको बताया था व्हाइट क्रिस्टलाइन शुगर, साथ वाले को देख लें, व्हाइट क्रिस्टलाइन शुगर लग रहा है। अच्छा तो आगे आ जाए। उसके बाद जो बच्चे कहते हैं इस अटेम्प्ट में सवाल आ गया, अगली अटेम्प्ट में ये नहीं आना, तो अगली अटेम्प्ट में भी यही आ गया। 64A का 1 टेम्पोरेरी रजिस्ट्रेशन, तो 64A का 1 डन। अच्छा जी आगे जी, क्वेश्चन 66, अंडर द प्रोविजन ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट एंड रूल्स मेड देयर अंडर ब्रीफली डिस्कस द ट्रीटमेंट ऑफ द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स ड्यूरिंग अ टैक्स मंथ। तो एंड डिस्क्राइब द ट्रीटमेंट ऑफ चेंज इन रेट ड्यूरिंग अ टैक्स मंथ। तो चेंज इन रेट वाला कौन सा है, पेज 447 पे ही है। जबरदस्त से क्या बुलाए ये सफा, अब तो हमें भी शर्म से आ रही है इस सफे पे जाते हुए। पेज 447, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स हेडिंग पढ़ें, रूल सेक्शन 5 की चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। आ जाएं जी 66 का बी पढ़ें। देयर आर सर्टेन गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर, कस्टमर ने कुछ चीजें वापस कर दी हैं और अब वो अनफिट है इस्तेमाल के लिए, और सेलर ने सोचा है कि मैं इनको तोड़ने लगाऊं। प्रोसीजर बता दें तोड़ने का, फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स। 2 नंबर का सवाल आया, अभी जो ताज़ा पड़ा वो सारा प्रोसीजर। असिस्टेंट कमिश्नर, कम से कम असिस्टेंट कमिश्नर के लेवल का मतलब लाना है। अच्छा जी इंतजार हो रहा था आप हजरात का, अब हम शुरू करते हैं कल वाला जरा दोबारा। अच्छा भाई कितने सिनेरियोज हैं, 4 सिनेरियोज हैं। चीजें वापस होती हैं बाय रजिस्टर्ड और चीजें वापस होती हैं बाय अनरजिस्टर्ड। तो ऐसी सूरत में मैंने कहा था होंडा अपनी लाइबिलिटी कम कर देते हैं तो डेबिट नोट इशू होगा। लॉजिक याद रहेगी, होंडा अपनी लाइबिलिटी, कल किया था कोई मेहनत की थी इस पे, होंडा अपनी लाइबिलिटी कम कर देते डेबिट नोट इशू होगा। कल जो पढ़े थे अभी व्हाइट बोर्ड की तरफ देखें। और अगर डॉलेंस ने बुरे बच्चे फहीम को चीजें बेची तो डॉलेंस अपना एसेट रिसीवेबल कम कर देते इसलिए क्रेडिट नोट इशू होगा। और अगर चेंज हो रही थी और चेंज में प्राइस बढ़ रही थी या प्राइस, तो होंडा डेटर डेबिट कर देगा इसलिए डेबिट नोट इशू करेगा। सॉरी डॉलेंस डेटर डेबिट कर देगा इसलिए डेबिट नोट इशू करेगा, और डॉलेंस प्राइस कम होने पे डेटर क्रेडिट कर देगा इसलिए क्रेडिट नोट इशू करेगा, और बदले में अगला लायबिलिटी कम करेगा वो डेबिट नोट इशू करेगा। और भाई ये याद रहेंगी बातें। ये देखें अगर डॉलेंस चीजें बेच रहे और होंडा वापस कर दे तो होंडा लायबिलिटी कम कर देगा इसलिए डेबिट करेगा। अच्छा अगर डॉलेंस चीजें बेच रहे फहीम बुरे बच्चे को बुरे बच्चा वापस कर गया, फिर फहीम कुछ ना करे, डॉलेंस रिसीवेबल कम कर दे क्रेडिट। और अगर डॉलेंस प्राइस बढ़ा रहा है तो डेटर बढ़ा दे, डेटर बढ़ना डेबिट। और अगर डॉलेंस प्राइस कम कर रहा है तो क्रेडिट नोट इशू कर दे और बदले में अगला डेबिट नोट इशू कर दे। अच्छा इसको जरा याद कर लें आप जबानी। पहले वाला सिनेरियो पढ़ें। Where a sale is where a registered person has made a sale and such sale is returned, the buyer shall issue a debit note. Where goods are returned by unregistered buyer, आगे फिक्र आप पूरा कर दें। the supplier seller, the seller shall issue a, आगे आप याद करें, where for any valid reason the VOS has increased or the amount of sales tax has increased, आगे बता दें the seller shall issue a
डेबिट नोट। आगे पढ़े, वेयर फॉर एनी वैलिड रीजन द अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स और द वैल्यू ऑफ सप्लाई इज द सेलर शैल इशू अ इन रिस्पॉन्स टू दिस क्रेडिट नोट बायर शैल इशू अ डेबिट नोट। अच्छा जी, रूल 22 एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। अच्छा जी, अब ये बताएं, ये है मार्च का महीना। इस दिन मार्च के महीने में मिसाल के तौर पे ये 10 तारीख है और ये मार्च की 25 तारीख है। ये 10 मार्च है, ये 25 मार्च है। होंडा ने चीजें परचेज की, लेकिन होंडा ने वही चीजें वापस भी कर दी। अब मैंने कहा था जब होंडा चीजें खरीदेगा तो डॉलेंस बिल भेजेगा, याद है? होंडा चीजें खरीदेगा तो डॉलेंस। और अभी अभी पढ़ के आए हैं, ये फर्स्ट सिनेरियो है। ओ भाई, अभी अभी पढ़ के आए हैं, फर्स्ट सिनेरियो है, रिटर्न हो रही है ना चीजें, तो होंडा ने चीजें वापस कर दी। तो अब ऐसी सूरत में होंडा डेबिट नोट इशू करेगा, पता है। लेकिन ऐसी सूरत में होंडा को ये परचेज रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। इन अब केस वी विल नॉट रिकॉर्ड इनपुट इन मार्च। ये परचेज क्यों ना होंडा रिकॉर्ड करे? बोले आपने 200 रुपए की चीजें खरीदी और 200 की ही वापस कर दी, तो बताएं परचेज रिकॉर्ड करने की जरूरत है? रिकॉर्ड करके उल्टाएं या फिर रिकॉर्ड ही ना करें? न्यूमेरिकल में तो हम वैसे परचेज और परचेज रिटर्न कर दिया करेंगे, लेकिन लॉ मेकर कह रहे हैं मेरी तरफ से बेशक रिकॉर्ड ही ना करो, मुझे कोई मसला, तो चीजें खरीदें और खरीद के वापस कर दें। क्या वो इनपुट रिकॉर्ड हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वापस कर दी। बोले आए हुए क्लास के अंदर, मेहरबानी होगी आपकी। Where the buyer has returned a supply, the buyer shall not be entitled to minus input। जाहिर सी बात है, देखें, where buyer has returned a supply, he will not record input। Done। आगे, अच्छा, होंडा ने 70 रुपए का एसी खरीदा, डॉलेंस ने कहा मादरत 20 से प्राइस कम कर लें, बिल गलत बन गया था। होंडा कितना इनपुट रिकॉर्ड करेगा? 50 लो। होंडा कितना इनपुट रिकॉर्ड करेगा? 50 का, यानी अगर परचेज प्राइस 50 है तो 50 पे 17% लगेगा। अब देखें, where the tax for a sale has been reduced, the buyer shall not be entitled to claim input। where tax is reduced, the buyer shall not be entitled to minus input। किस पे entitled नहीं है input माइनस करने का? he will not record input on 20। ऐसे ही है ना भाई? तो किस पे रिकॉर्ड करेगा इनपुट फिर? 50 पे। किस पे नहीं रिकॉर्ड करेगा? 20। तो ये दूसरी लाइन अगर आपने समझनी है तो वो ये है, he will not record input on 20। 20 के ऊपर इनपुट रिकॉर्ड नहीं करेगा। चलें भाई, इसको याद करें। Where Honda has returned up supply, Honda we shall not be entitled to minus input। Done। Where the tax is reduced, Honda cannot minus input। जितना रिड्यूस हो गया उतना ही, जाहिर सी बात है ना, जब टैक्स रिड्यूस हो गया तो फिर उतना इनपुट माइनस करने की इजाजत नहीं है। डन। ओके। अच्छा यार, ये ना सिनेरियो है, इट रेफर्स टू अ सिनेरियो वेयर रिटर्न इज मेड इन द सेम मंथ, यानी चीजें सेम मंथ में वापस हो गई। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने किसी और महीने में चीजें बेची और वापस किसी और महीने के अंदर हो। तो उस चीज को हम सामने रख के अगली मिसाल करते हैं। ये जी अप्रैल का महीना, अप्रैल के महीने में होंडा परचेज गुड्स और रिकॉर्ड क्या कर लिया? इनपुट। डन। ये कौन सा महीना आया? मई का महीना आया। मई के महीने में होंडा रिटर्न्ड गुड्स। डन। होंडा रिटर्न गुड्स। होंडा ने चीजें क्या कर दी जी? वापस कर दी। अब ये डॉलेंस है, ये होंडा है। अप्रैल में चीजें खरीदी थी हमने, मार्च में, अप्रैल में चीजें खरीदी थी हमने और मई में हमने वापस कर दी। कल आपको याद है मैंने कहा था डॉलेंस ने इनवॉइस भेजी होगी, और होंडा क्या भेजेगा? होंडा कहेगा भाईजान मुझे आपकी चीज पसंद नहीं आई, ये चीज वापस ले लें, अब मैं आपकी तरफ लायबल फील। पहला सिनेरियो है, तो होंडा कौन सा नोट इशू करेगा? डेबिट नोट इशू करेगा। डन। अच्छा जी, अब होंडा की जिम्मेदारी बताएं भाई, बहुत टेंशन चाहिए, आसान सी बातें हैं, टेंशन लूज नहीं करनी, कल वाली सारी बातें हैं। होंडा विल इशू डेबिट नोट। और अगली चीज बताएं, इनपुट पे इंपैक्ट, इनपुट बढ़ चुका है, अब क्या करना है? मई में परचेज कम होगी ना यार, परचेज कम होगी तो इनपुट कम कर दें। अच्छा, अब जरा अंग्रेजी पढ़िएगा, इधर देख के।
वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन हैज क्लेम्ड इनपुट, चलिए मैं ही बोल देता हूं, छोड़ो यार। वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन हैज क्लेम्ड इनपुट, वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन हैज इनपुट एंड इन सब्सिक्वेंट मंथ a debit note is issued, the buyer shall reduce input। अच्छा मुझे बताएं डेबिट नोट इशू क्यों हुआ, वजह क्या बनी थी? लाइबिलिटी कम होगी थी ना, चीजें वापस कर दी, लाइबिलिटी कम होगी। डेबिट नोट तो जितनी अमाउंट डेबिट नोट में मेंशन्ड है उससे होंडा क्या करे, चीजें तो वापस चलेगी, परचेज को बढ़ा दे या बड़ी हुई परचेज को कम कर दे, बता दें। फिर परचेज पे इनपुट बढ़ता है, परचेज पे इनपुट और परचेज रिटर्न पे इनपुट विद द अमाउंट मेंशन्ड इन डेबिट नोट। Where the buyer has already recorded input, recorded लिख लिया करें, ऐसे याद करने में आसान हो जाता है, समझ हो जाती बात है तो पता नहीं। Where the buyer has already recorded input, जहां buyer already input record कर ले for the purchase in April, where the buyer has already claimed input for purchase in April, he shall अभी इंक्रीज की तो मैंने मिसाल नहीं दी आपको, अभी इंक्रीज की मैंने मिसाल नहीं दी, मैंने सिर्फ किसकी मिसाल दी है, रिड्यूस की। He shall reduce input tax with the amount mentioned in debit note in the return of the month in which note was issued। ये कौन सा मंथ है अंडरलाइन करके, मे पीरियड को अंडरलाइन करके मे। अब नोट करने की जरूरत नहीं, वही बात जो मैंने तो लिखी है। देखें अप्रैल में क्या हुआ, बस आप ना सिर्फ ये हाईलाइट करें, परचेज करने से इनपुट बोलें बढ़ता है, बस इतना सा आप रिकॉर्ड करें, बाकी विषय घर में ना पड़िएगा। परचेज करने से इनपुट बढ़ता है और जब चीजें रिटर्न हो जाएं तो आपको याद है कल पढ़ा था होंडा डेबिट नोट इशू करेगा, तो अब इनपुट क्या होगा, कम होगा। एंट्रियां शेंट्रियां छोड़ें, बेशक छोड़ें इस बात को। डन जी। परचेज करने से, येलो वाला पढ़े, परचेज करने से इनपुट बढ़ता है, ऐसे एरो साइन लगा लें, परचेज करने से इनपुट बढ़ता है और रिटर्न करने से चीजें इनपुट कम हो जाता है। चलिए इसको दोबारा पढ़ें। Where a buyer has claimed input, where a buyer has recorded input, he shall reduce input with the amount mentioned in the return of the month in which note was issued। Clear? अच्छा अब इसकी कोई और मिसाल कर लेते हैं। जून, जुलाई, होंडा परचेज गुड्स, होंडा परचेज्ड गुड्स। बोले जी इनपुट बढ़ जाएगा, परचेज रिकॉर्ड होगी ना, इनपुट बढ़ जाएगा। डॉलेंस इंक्रीज्ड प्राइस, डॉलेंस ने कहा यार बिल गलत बन गया था, प्राइस बढ़ा दो। अच्छा जी, जब डॉलेंस ने कहा प्राइस बढ़ा दो तो कुछ सिनेरियो याद आ रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तीसरा सिनेरियो। डॉलेंस क्या कहेगा, प्राइस बढ़ गई तो डॉलेंस अपनी डेटर बढ़ा रहा होगा और सेल बढ़ा रहा होगा, ठीक है। तो डॉलेंस हमें कौन सा नोट भेजेगा, डॉलेंस, याद है आपने, इसमें हमने बताया सेलर पे बोझ डालने। डॉलेंस विल सेंड डेबिट नोट टू अस, डॉलेंस हमें डेबिट नोट भेजेगा, डॉलेंस हमें, अब डॉलेंस हमें डेबिट नोट भेजेगा हमारी बला से। मुझे बताएं हमारी परचेज बढ़ेगी उसकी अगर सेल बढ़ी है तो, सोच के बताएं, ऐसे नहीं बताना। अगर उसने सेल बढ़ा दी है तो हमारी, और हमें डेबिट नोट किसकी तरफ से मिलेगा, वसूल होगा, उसकी तरफ से वसूल होगा या हम इशू करने वाले हैं, आप वसूल होगा उसकी तरफ से। जैसे ही वो डेबिट नोट आएगा, डेबिट नोट आते ही मैं कहूंगा यार तूने सेल बढ़ा दी, चल मैं अपनी परचेज बढ़ा दूं। मैंने परचेज रिकॉर्ड की भी थी पहले, अब मुझे परचेज क्यों बढ़ानी पड़ी, उसने प्राइस बढ़ाई तो मुझे परचेज बढ़ानी पड़ी। अब ये क्या सिनेरियो बन गया, अब ये क्या सिनेरियो बन गया। अब मैं जरा ये लाइन मिटाता हूं। पहले मैंने आपको किसकी मिसाल करवाई थी, रिड्यूस की और डेबिट नोट के साथ। अब मैंने आपको इंक्रीज की मिसाल करवाई है डेबिट नोट के साथ। बताता हूं कैसे। ये देखें, वेयर होंडा हैज ऑलरेडी रिकॉर्डेड इनपुट, डन, होंडा शेल इंक्रीज इनपुट। क्या देख रहे हैं यार, ये देखें, होंडा शेल, उसने सेल प्राइस बढ़ा दिया तो मैं परचेज बढ़ा देता हूं ना। होंडा शेल इंक्रीज इनपुट विद द अमाउंट मेंशन्ड इन, सर कोई क्रेडिट नोट की मिसाल भी दे दें बस यार, ऊपर से कोई भी मिसाल उठाई जा सकती है, मिसालें तो सारी दी जा सकती हैं, यही करते रहेंगे।
तो मैंने आपको दो मिसालें दे दी, एक मैंने आपको डेबिट नोट की मिसाल दे दी इंक्रीज के साथ और एक डेबिट नोट की मिसाल दे दी रिड्यूस के साथ। तो इतना सा कम से कम मैं कर सकता हूं कि इस मिसाल की हेडिंग बता दूं, ये मैंने आपको डेबिट नोट की मिसाल दी है इनपुट रिड्यूस करने वाली, और ये मैंने आपको डेबिट नोट की मिसाल दी है इनपुट इंक्रीज करने वाली। मैंने आपको क्रेडिट नोट की कोई मिसाल नहीं दी। अब ऐसा करें, इस मिसाल को नोट कर लें। आसान है बातें, कल वाली बातें सारी। जरा रिवीजन हो रही है, अब जब पता चल रहा है कि रिवीजन की थी कल घर जाके या नहीं। और सादा सी बात बता दें, पिछली मिसाल में चीजें वापस हो रही थी तो इनपुट 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 कम हो रहा था, इधर प्राइस बढ़ रही है, इनपुट बढ़ रहा, इतनी सी बात याद है। प्राइस बढ़ेगी तो अगले का आउटपुट बढ़ेगा, मेरा तो इनपुट बढ़ेगा ना। अगर फिर भी मैंने कहा था मुश्किल हो कभी सोचना, तो इनपुट की जगह परचेज का लफ्ज़ ज़हन में ले आए। अगला सेल प्राइस बढ़ा रहा है तो मैं तो परचेज प्राइस बढ़ाने का मतलब इनपुट बढ़ाना। ठीक है जी, इसी तरह ठीक है जी। चलें जी, इसको याद करें, बोले वेयर बायर हैज रिकॉर्डेड इनपुट ही शैल रिड्यूस इनपुट, क्योंकि चीजें वापस कर दी ना, ही शैल विद द अमाउंट मेंशन्ड इन डेबिट नोट। बात खत्म। वेयर द बायर हैज रिकॉर्डेड इनपुट ही शैल इंक्रीज इनपुट विद द अमाउंट मेंशन्ड इन डेबिट नोट। और अगर प्राइस कम कर ले तो क्रेडिट नोट की मिसाल बन जाएगी यार। प्राइस कम कर लें तो क्रेडिट नोट की, कितनी मिसालें करनी है, कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना। अच्छा चलो यार, ये तो थी बुक्स ऑफ बायर, क्योंकि मैं किसकी बातें कर रहा था, इनपुट की बातें कर रहा था ना। तो ये तो बातें मैं कर रहा था इनपुट की, अब मैं किसकी बातें करूंगा, आउटपुट की। यही सारी मिसालें अल्लाह का शुक्र है दोबारा रिवाइज होने लगी हैं, लेकिन किसकी बुक्स में, आप सेलर की बुक्स में। ट्राई करें जरा ये सिनेरियो, सेलर का समझ आ रहा है सिनेरियो। इधर देखें, मैं छुपा रहा हूं कुछ, अब खुद सोचें आउटपुट के साथ क्या सलूक करना है, पहले महीने दूसरे महीने। देखें इधर, डॉलेंस सोल्ड द गुड्स, डॉलेंस तो आसान काम करें ना, ऐसे मुश्किल में ना पड़े। नीचे वाला सारा छोड़े, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। डॉलेंस सोल्ड द गुड्स का मतलब ये सही है, सेल और आउटपुट एक ही चीज होती है ना, सेल बढ़ने से आउटपुट बढ़ता है। डॉलेंस सोल्ड द गुड्स तो सेल बढ़ी, डॉलेंस इंक्रीज द सेल प्राइस, डॉलेंस ने प्राइस क्या कर दी बाद में, बढ़ा दी। 70 वाली चीज 40 की यानी 110 की होगी चीज, एज पर रूल 21(1). अच्छा, डॉलेंस प्राइस बढ़ाने पे कौन सा सिनेरियो है, तीसरा प्राइस बढ़ा दी। प्राइस बढ़ाने की एंट्री डेटर डेबिट से, जो खाना खाते हुए करते हैं वही और खाना खाते हुए करते हैं, तो जो सेल रिकॉर्ड करते हुए एंट्री होती है वही सेल बढ़ाने की एंट्री होती है। तो बोले डॉलेंस सोल्ड गुड्स, इतनी सी बात, डॉलेंस सोल्ड गुड्स समझ आ गया, आउटपुट बढ़ा। डॉलेंस इंक्रीज सेल प्राइस, अब दोबारा बताएं, डॉलेंस इंक्रीज सेल प्राइस, बस छोड़े बाकी अंग्रेजी हमारी बला से हमें क्या। हाँ जी, बोले आउटपुट दोबारा बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, ये सिनेरियो कौन से नोट वाला है, जरा 21 का 1 याद है, डेबिट नोट वाला है। ओ भाई याद है, सेल प्राइस बढ़ने पे डेबिट नोट, ये तो सबसे तोहफा एडजस्टमेंट थी। सेल प्राइस बढ़ने की एंट्री डेटर डेबिट, सेल क्रेडिट, डन। अब इसकी अंग्रेजी खुद बनाई जरा ऊपर पड़े बगैर, थोड़ा सा शुरू मैं करवा देता हूँ। वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन हैज रिकॉर्डेड आउटपुट, आगे खुद बना ले। वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन हैज, ही शैल इंक्रीज आउटपुट, ही शैल विद द अमाउंट मेंशन्ड इन, दोबारा पढ़े, वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन हैज रिकॉर्डेड आउटपुट, he shall increase the output with the amount mentioned in debit note. Where the seller has already recorded output in the return for supplies against which debit note was issued subsequently, he may increase, reduce की मैंने मिसाल नहीं दी, he may increase output tax by amount mentioned in debit note, तो वो डेबिट नोट वाली अमाउंट के साथ जो है वो बढ़ा दे, in the return of the month in which note was issued। अच्छा, नीचे तो वो कल वाली बात कर रहे, कहते हैं फहीम के केस में याद रखना कि सेलर की जिम्मेदारी होती है नोट बनाना, याद है ना बात, फहीम के केस में, दूसरे केस में इफ गुड्स आर रिटर्न्ड बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन, ऐसी पता नहीं क्यों बात दोबारा कर दी, गुड्स आर रिटर्न्ड बाय द एडजस्टमेंट अबव कैन बी मेड ऑन क्रेडिट नोट इशूड बाय सेलर, तो क्रेडिट नोट फिर कौन इशू करता है, सेलर। अच्छा, ये सेक्शन के नाम क्या है, एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट आउटपुट, क्या मतलब एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट आउटपुट, यानी यार रिकॉर्ड कर चुके हैं आउटपुट, फिर एडजस्ट कर रहे हैं,
रिकॉर्ड कर चुके हैं इनपुट, लेकिन बाद में क्या करें, तो इस सेक्शन का नाम क्या है, एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। ओके, तो इसमें मैंने भाई किसकी मिसाल दी है, सिर्फ आपको इंक्रीज की मिसाल दी है, किसके साथ, इसी तरह कोई रिड्यूस की मिसाल भी बन सकती है। बहरहाल जब सिनेरियोज आपको समझ आ गए तो कोई मसला नहीं है। अब ये अंग्रेजियां जरा याद कर लें और फिर एक दफा आगे चलते हैं। पॉइंट 2 वाली अंग्रेजी याद कर लें। अच्छा, 1 और 2 पॉइंट में कोई फर्क नहीं है। 1 में सेम मंथ में चीजें वापस आ रही थी और 2 के अंदर डिफरेंट मंथ्स में आ रही थी। बाबा कि 1 और 2 ऑलमोस्ट एक ही जैसे। अच्छा, इफ अ रजिस्टर्ड पर्सन, मैं 2 में आ गया हूं, वेयर द बायर हैज ऑलरेडी क्लेम्ड ही विल रिड्यूस द इनपुट बाय द अमाउंट मेंशन्ड इन द मंथ इन व्हिच नोट वाज इशूड। आगे, वेयर द सेलर हैज ऑलरेडी रिकॉर्डेड आउटपुट he shall increase the amount of output with the amount mentioned in the month in which note was issued. And where goods are returned by unregistered person, the adjustment will only be made when the credit note is issued by seller. अच्छा, दरवाजा बंद कर दें। अच्छा भाई, अब ये जो इनपुट या आउटपुट है, इसमें हुकूमत को नुकसान कब होता है? अगर कोई बंदा कहे मेरा आउटपुट कम हो रहा है तो सेल कम हो रही है, तो सेल कम होगी तो हुकूमत को क्या होगा, नुकसान। अगर किसी बंदे की परचेज बढ़ती जा रही है तो परचेज बढ़ने से तो इनपुट बढ़ जाएगा। इनपुट तो आपको पता है माइनस होते हैं न्यूमेरिकल में, तो इनपुट माइनस होगा तो भी हुकूमत को क्या होगा, नुकसान होगा। ये देखो ना यार, एक साहब कहते हैं मेरा आउटपुट है 100, इनपुट है 20, तो पेएबल कितना आ रहा है 80। अब अगर इनपुट में 90 कर दूं तो हुकूमत को तो नुकसान होगा, 70 जाएगा सिर्फ, ऐसा ही है। और अगर मैं अभी 70 था, अगर इसको मैं 30 कर दूं, समझ आ गई बात? तो असूल बता दें बस सादा सा, आउटपुट बढ़ने से आउटपुट कम होने से हुकूमत को, और इनपुट बढ़ने से हुकूमत को, ये 2 सूरतों में हुकूमत को नुकसान होता है। ऐसी डेबिट क्रेडिट नोट की एडजस्टमेंट देखें, मैंने तो 1 महीने की बात की ना, 1 महीने की बात की, लेकिन ऐसा भी हो सकता है ये एडजस्टमेंट जो है वो हमें 11 महीने बाद याद आए, हो सकता है कोई भी वजह। डॉलेंस इधर चीजें बेचे, होंडा 11 महीने बाद कहे भाईजान पसंद नहीं है वापस ले ले, मैंने तो खोल के नहीं देखी थी, पसंद नहीं है वापस ले ले, हो सकता है। ऐसी डेबिट क्रेडिट नोट की एडजस्टमेंट जिससे हुकूमत को क्या हो, नुकसान हो, वो डेबिट क्रेडिट नोट की एडजस्टमेंट सिर्फ 180 दिन में हो सकती है। वो डेबिट क्रेडिट नोट की एडजस्टमेंट सिर्फ 180 दिन में हो सकती है। इसका क्या मतलब है, कोई नहीं, अभी देख लेते हैं, सवाल 2-3 कर लेते हैं, 2 से 3 सवाल पास पेपर में अवेलेबल है। पहले जरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया। ऐसी डेबिट क्रेडिट नोट की एडजस्टमेंट जिससे हुकूमत को, ये तो पता है ना हुकूमत को नुकसान कब होता है, ये तो समझ आ गया ना। वो एडजस्टमेंट कितने दिनों में कर सकते हैं? Where output is reduced, नीचे देखें, where output is और input is, obviously इन दोनों सूरतों में हुकूमत को क्या होगा, the adjustment can only be made if the debit credit note is issued within 180 days of relevant sale। ठीक है जी। लेकिन यार अगर सेलर रिक्वेस्ट करे ना, सेलर बायर नहीं, अगर सेलर रिक्वेस्ट करे तो फिर 180 डेज को फर्दर बढ़ा दिया जाएगा, कितने से, 180 डेज से। लेकिन हम न्यूमेरिकल्स में जनरल लगाया करेंगे। अब ये क्या मतलब है इस बात का, पेज नंबर 492 70 का बी। ऑन 4 फरवरी 2021 को, आखिरी सवाल किताब का, ये पता चला फहद को डेट उसने गलती से आउटपुट टैक्स ऑफ 27,000 इन अ बिल इशूड ऑन 5 जुलाई 2020। कितनी पुरानी बात कर रहे हैं हम, कहां खड़े हैं, फरवरी 21 में, और बात किस महीने की याद आई से, जुलाई 20 को। टू इंस्टेड ऑफ 72,000 इन सेल्स टैक्स रिटर्न फॉर जुलाई 2020। जरा सोच के बताएं फिक्रा, पता क्या चला? इधर देखें, फहद को पता चला उसने गलती से रिपोर्ट कर दिया, रिकॉर्ड, फहद को पता चला उसने गलती से रिकॉर्ड कर दिया आउटपुट, गलती से रिकॉर्ड कर दिया आउटपुट 27 पे इंस्टेड ऑफ 72। तो बता दें गलती से किस पे रिकॉर्ड किया, इसे मैं कह सकता हूं रॉन्ग। ओरिजिनल क्या था, ओरिजिनल 72। अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं 27 को किस पे लेके जाना चाहता हूं, 70 पे। फाहद के लिए ये क्या था, आउटपुट था, इनपुट। तो आउटपुट को फाहद क्या करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। एक्सेलेंट, आउटपुट बढ़ाने से हुकूमत को फायदा होगा। आउटपुट बढ़ाने से हुकूमत को कितना आउटपुट बढ़ाने, 45 का आउटपुट 45 से बढ़ाएंगे हुकूमत को
बताओ फाहद को वो क्या करे इस गलती को सही करने के लिए, क्योंकि 180 दिन गुजर गए हैं, वो बड़ा परेशान है। 180 दिन गुजर गए हैं, वो बड़ा परेशान है। वो इस गलती को सही करने के लिए क्या करे? पहले जरा ऐसे ही मोटा मोटा गिन लेते हैं। 180 दिन तो मैं अभी गिनवा नहीं रहा आपको, वो गिनने आपको आते हैं। असल में देखें ना, ये जुलाई है, तो 5 जुलाई से चलेंगे मेरे ख्याल से 5 जनवरी तक 183 दिन हो जाने हैं। ऐसी बात कर रहा हूं, 5 जनवरी तक, 5 जुलाई से, समझ आ रही? 5 जुलाई से चलेंगे 5 जनवरी तक ही शायद 180 दिन 183 दिन हो जाने हैं। तो कहते हैं बहुत ज्यादा टाइम गुजर गया, 180 दिन से ज्यादा गुजर गए हैं। कहते हैं मैं ये गलती कैसे सही करूं? उसे कहे कोई मसला नहीं, हमने अभी अभी पढ़ा फहा तेरे लिए, जब आउटपुट कम हो तो तुम एडजस्टमेंट करो 180 दिन में। तुम्हारा तो आउटपुट कम हो ही नहीं रहा, तुम्हारा तो आउटपुट, इसलिए तुम 180 दिन के बाद भी एडजस्टमेंट, लेकिन क्या प्रोसीजर फॉलो करे? 180 दिन बाद तो कर सकते ना, ये बात तो समझ आ गई, लेकिन क्या प्रोसीजर फॉलो करे? ये कोई बता सकता है? कोई बच्चा क्लास में बता सकता है क्या प्रोसीजर फॉलो करे? आउटपुट बढ़ाना चाह रहे ना भाईजान, कल वाला पॉइंट, ये रूल 21 आउटपुट बढ़ाना चाह रहे हैं। वेयर फॉर एनी वैलिड रीजन अमाउंट मेंशन्ड इन इनवॉइस हैज इंक्रीज्ड, द अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स हैज इंक्रीज्ड, द फहद शैल इशू अ डेबिट नोट। ये आप एरर सही करने के लिए डेबिट नोट इशू कर दें। क्या पर्टिकुलर्स नहीं लिखने होंगे? क्लियर? और दूसरी बात क्या बता के आएंगे? पहली बात क्या बता के आएंगे? वेयर फॉर एनी वैलिड रीजन द अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स मेंशन्ड इन इनवॉइस हैज, द फहद मे इशू अ, इन दिस केस एडजस्टमेंट, बल्कि बेशक ये अंग्रेजी पहले लिखाइएगा, वेयर आउटपुट इज रिड्यूस्ड द एडजस्टमेंट कैन ओनली बी मेड इन 180 days। आगे क्या लिखेंगे? इन दिस केस आउटपुट इज नॉट रिड्यूस्ड, रादर इट इज, so he can still make adjustment by issuing a even after, कुछ इस तरह का फिक्रा एंड पे डालेंगे, कोशिश कर लेंगे, है अंग्रेजी से, ठीक है? थोड़ा सा लिंक करना पड़ेगा ना बात को, समझ आ गई बात? अब ये समझ आई बात कि 180 दिन का क्या स्टोरी चल रही है, तो देखना पड़ेगा हुकूमत को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। ये आपने नोट कर लिया ना? मैं ज़ूम करो, नोट कर लिया, फिर आगे चलते हैं। अच्छा जी, आगे चलें। एक और सवाल आया हुआ है पास पेपर का, मुझे कैसे पता चला? वैसे ये आउटपुट था, सवाल नहीं लिखा हुआ है, कुछ नहीं था क्या पीछे? अच्छा, एक देखें और सिनेरियो पे सवाल है। सिनेरियो पे सवाल इसी में से आते हैं खाली, पता नहीं क्यों। 58 का बी, जल्दी जल्दी यार, 1 मिनट में फारिग करें, टाइम नहीं है, प्लीज जल्दी 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 जल्दी। एक सेक्शन रह गया इस चैप्टर का, चैप्टर खत्म करना है, जल्दी जल्दी इसको पढ़ें। यार ये ना आप लोगों ने ये सुस्ती करनी है, इसलिए मैं ये लिखवा दूं। ये जो मैंने पिछला पॉइंट कराया ना, इसमें सबसे पहले हमने 21 का 1 लिख के आने, और फिर 180 डेज वाली बात किसमें लिखी हुई है? 22 के 4 में लिखी हुई है मेरे ख्याल से। तो ये 2 सेक्शन आपने लिख के आने हैं। 21 का 1 क्या कहता है? डेबिट नोट बनाओ। और 22 का 4 क्या कहता है? खैर है, 180 डेज भी गुजर गए तो खैर है। 21 का 1 और 22 का 4। यार अगला हो गया, अल्लाह का शुक्र। कितने का हो गया? हाथ खड़ा कर दें अगला पॉइंट। गुड, वेल डन। बस मैं पढ़ लेता हूँ। ऑन 2 जून 2016 आबिद लिमिटेड गलती से रिकॉर्डेड अ टैक्स इनवॉइस with a बोझ of sales tax amounting to 25,000. Issued invoice. We are seller. Issued invoice. बिल बना के दिया है, इनवॉइस इशू की है, तो आबिद सेलर है। तो कहानी सारी आउटपुट की है। Issued invoice, received invoice. यहां से पता चले भाईजान सेलर है, और कोई इंडिकेशन नहीं है सवाल में। With a बोझ of sales tax amounting to 25,000. बोझ डाल दिया 25 का, हालांकि बोझ कितना डालना था? 45 का। आप बताएं आपको फिर क्या फील हो रहा है? ये 25 क्या है? रॉन्ग अमाउंट है, और ये 45 ओरिजिनल। आपको क्या फील हो रहा है? आउटपुट बढ़ाना पड़ेगा। द एरर वाज डिटेक्टेड वेरी लेट। 2 जून के 183 डेज मेरे ख्याल से कोई 2 दिसंबर तक पूरे हो जाएंगे, ऐसी बात कर रहा हूं, अभी गिन नहीं रहा मैं। 2 जून के 183 डेज तकरीबन, तो 183 तो हमने तो गिनने ही 180 होते हैं, तो ये भी 180 डेज के बाद की कहानी है। क्या कर ले हम ना करें? ये तो वही वाला सवाल दोबारा पूछ लिया। वही 21 का 1 और 22 का तुम डेबिट नोट इशू करो, टेंशन ना लो 180 डेज की। देन क्योंकि तुम हुकूमत को क्या दे रहे हो? फायदा दे रहे हो। तुम्हारा आउटपुट बढ़ रहा है ना, इस वजह से तुम टेंशन ना लो। वो तो टेंशन किन्होंने लेनी होती है 180 डेज की? जिनका आउटपुट कम हो रहा होता है। यार वो फौलाद वाला सवाल निकालें। नीचे 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 यार, नीचे ऊपर। ओके 61। यार इसमें सेलर कौन था फौलाद वाले में? याद है? कोई थोड़ा भूल गया हुआ है। सेलर कौन था? फौलाद। बायर कौन था? तामीर था। आयरन कहां से आ गया? बायर कौन था? तामीर था। फौलाद ने क्या बेचा था? सरिया गर्दन में था, बेचा था। अंडर द प्रोविजन सेल्स टैक्स रूल 2006 नरेट द तरीका टू बी फॉलोड बाय तामीर।
नरेट द तरीका टू बी फॉलोड बाय तामीर। तामीर क्या तरीका फॉलो करे, प्रोसीजर पूछे। इन अबव सिचुएशन इफ इट डिसाइड टू रिटर्न 20 टन ऑफ आयरन बार टू फौलाद ड्यू टू हल्की क्वालिटी, assume that both FL and TL are registered। कहते हैं FL और TL दोनों रजिस्टर्ड हैं और TL तामीर सोच रहे मैं चीजें वापस कर दूं। भाईजान वी आर वेरी लकी कि जब ये लफ्ज आ गया तो पीछे कुछ रह ही नहीं गया, चीजें वापस होनी है। तो कौन सा वाला सिनेरियो है, रूल 20 वाला 21 वाला, पहले वाला सिनेरियोज में से है या तीसरे चौथे में थे, पहले दो सिनेरियोज में से, रिटर्न वाला या चेंज इन प्राइस वाला है। रिटर्न में बुरा बच्चा वापस कर रहा है या दोनों रजिस्टर्ड है, तो पहला सिनेरियो है। तो कल याद है होंडा के कंधों पे जिम्मेदारी डाली थी, तो बस तामीर विल इशू डेबिट नोट। बाकी सवाल के मार्क्स नहीं यहां लिखे हुए, 21 का 1 लगेगा, 20 का 1 यार बता दिया करें, हद होगी। बाकी सवाल के मार्क्स यहाँ नहीं लिखे हुए। अगर मार्क्स में 8 नंबर होते तो कंटेंट्स वगैरह भी लिखा थे, पर्टिकुलर्स वगैरह भी लिखा थे, वरना बस फिर 2-3 लाइन में एक तरीका लिखाएंगे। तरीके में एक ये लिखना होता है कौन क्या नोट इशू करेगा, और तरीके में दूसरा ये लिखना होता है डुप्लीकेट किसके पास रहेगी, ओरिजिनल कॉपी किसके पास रहेगी। प्रोसीजर में ये लिखना होता है, और कॉन्टेंट्स में पर्टिकुलर्स में वो जो नेम वो सारा लिखना होता है। डन, मजा आ रहा है ना, चले आता रहे लग रहे, मजा ही क्या जो आएगा। ओके अब क्या करें, बाकी ये 2-3 होमवर्क में दे दें या फिर वो भी छिक के रखें काम। नहीं होमवर्क में हाथ होगी, या आप कीजिएगा यार 42 का बी, 42 का बी ट्राई कीजिएगा, कल करके आइएगा 42 का बी, ठीक है। चलें आगे, इजाजत है, समझ आ रही है थोड़े थोड़े पास पेपर इसके। अच्छा चलें जी, किधर थे हम, कुछ समझ आ गया जी, पॉइंट 180 दिनों वाला। अच्छा 0.5, और यार 0.5 ऐसे ही गोंगी मारी हुई है। देखें यार इधर, होंडा ने क्या बेचा, एसी किसको, डॉलेंस ने क्या बेचा, एसी किसको, होंडा ने क्या कर दिया, वापस कर दिया। अगले महीने डॉलेंस ने दोबारा बेच दिया एसी को, चाहे होंडा को बेचा हो, चाहे जिस मर्जी को बेचा हो, चाहे रिपेयर करा के बेचा हो, चाहे रिपेयर कराए बगैर बेचा हो, वो उसकी मर्जी है। इट इज नॉर्मल सेल, तो सादा सी बात है, इधर सेल हुई, इधर सेल रिटर्न हुई, और इधर दोबारा। अब क्या करें, इस सेल का क्या करें मुझे बता दें, इसको सेल में डाल दें क्योंकि पहले तो लौट चुकी है ना, इसको क्या डाल दें, सेल में डाल दें। तो पहले खाया फिर उल्टी की, अगले दिन फिर खा लें, सॉरी अजीब सी मिसाल। अच्छा तो कौन सी वाली सेल दोबारा हुई है, जो वापस हो गई थी, जो वापस हो गई थी सेल वो दोबारा हो गई। अच्छा अगर आपको कहा जाए जो सेल वापस हो गई थी वो दोबारा करें, इसकी अंग्रेजी बना दें, तो आपने पता नहीं क्या बनाना है, उसने लिख दिया वेयर अ कैंसल्ड सेल इज सब्सिक्वेंटली सोल्ड, कुजे में बंद कर दिया, सारी बात कवर होगी। वेयर अ कैंसल्ड सेल इज सब्सिक्वेंटली, आश करें क्या फिक्रा उसने बना दिया, बताएं वेयर अ कैंसल्ड सेल। आपसे ये इंग्लिश को बनाने को कहा जाता, आपने ऐसे लिख देना था, he made a sale, he made sale return, then he again made a sale। उसने कहा where cancelled sale is subsequently sold। अब क्या करें, तो ओरिजिनल बायर होंडा को ही वापस भेज दें या सर आसिफ को बेच दें, विद और विदाउट रिपेयर, रिपेयर करके बेच दें या रिपेयर किए। सेलर शेल चार्ज सेल्स टैक्स इन नॉर्मल वे इन द रिटर्न फरवरी, इन द फरवरी इन विच द गुड्स आर। तो भाई नॉर्मल तरीके से सेल्स टैक्स लगाएं, क्या ऐसा कहता है कि अजीब सी बात थी नहीं इसमें, मैंने पता नहीं क्यों कर दी, तो नॉर्मल तरीके से सेल लगाएं। भाई ने खांसी कर ली, नॉर्मल तरीके से बैलेंस हो गया। ओके आ जाए हजरात, रूल 25 क्या कहते हैं आप इसे, 25। अच्छा जी, पॉइंट 1111 इनपुट टैक्स ऑन रॉ मटेरियल परचेज्ड फॉर ओनली टैक्सेबल सेल शैल बी एडमिसिबल। तो भाईजान ये हो गई डॉलेंस की बुक्स, डॉलेंस की बुक्स क्या मतलब, इनपुट टैक्स ऑन रॉ मटेरियल परचेज्ड फॉर टैक्सेबल सेल ऑफ एसी शैल बी एडमिसिबल। डन, रॉ मटेरियल क्या होगा एसी के लिए, पेंट, कंप्रेसर और ये जो भी चीजें होंगी। डन, तो डॉलेंस वालों को परचेज डेट हो जाती है, डॉलेंस वालों को परचेज माइनस करने की इजाजत होती है, माइनस करने की इजाजत होती है। इनपुट टैक्स ऑन पेंट कंप्रेसर परचेज्ड फॉर ओनली टैक्सेबल सेल शैल बी, डॉलेंस कौन सी सेल करता है, ओनली टैक्सेबल, कौन सी, अच्छा जी। अब यार वो जो हमारी कॉटेज इंडस्ट्री है, जो कारपेट सेलर है, हाँ जी, उसके लिए मैं 0.2 कराने लगा हूं, पता नहीं हेडिंग आपने दी है या नहीं दी, मैंने तो दे दी अपने लिए। तो कॉटेज इंडस्ट्री या कारपेट सेलर, उसके लिए जरा फिक्रा पड़े, इनपुट टैक्स ऑन रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल बताएं,
धागा, इनपुट टैक्स ऑन धागा परचेज्ड फॉर ओनली, अभी तो क्या कर रहे हैं, कहते हैं मैं ओनली एग्जेम्प्ट सेल कर रहा हूं। कौन सी सेल कर रहा हूं? एग्जेम्प्ट सेल ऑफ कारपेट। ओनली, ओनली में क्या कर रहा हूं? एग्जेम्प्ट सेल ऑफ कारपेट शेल नॉट बी अलाउड, इसको अलाउड नहीं होगा। तो जो बंदा ओनली टैक्सेबल सेल कर रहा है, अब ना बस ये बात हाईलाइट आपने करनी है, ओनली टैक्सेबल सेल, ओनली एग्जेम्प्ट सेल। जो बंदा ओनली टैक्सेबल सेल कर रहा है, ओनली टैक्सेबल सेल, उसके इनपुट को क्या कर दें? एडमिसिबल। और जो बंदा ओनली एग्जेम्प्ट सेल कर रहा है, उसके इनपुट को मारो मारो, उसके धागे का इनपुट डेड हो जाएगा। डन। जारिया 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 जारिया। अच्छा, कोई दुनिया में ऐसा बंदा हो सकता है जो टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट सेल दोनों कर रहा हो? भाई अब ये ओनली वाला सिनेरियो नहीं है, ये ओनली वाला सिनेरियो नहीं है। दुनिया में ऐसा बंदा हो सकता है जो टैक्सेबल एग्जेम्प्ट सेल दोनों कर रहा हो? गाड़ियां भी बेच रहा है और होली कुरान भी बेच रहा है। ठीक है जी, आप बता दें, इसका कुछ इनपुट अलाउ हो जाएगा और कुछ इनपुट डेड हो जाएगा। ये कौन सी वर्किंग आपको लग रही है? एक्सेलेंट, वर्किंग 2। इसकी टैक्सेबल सेल कितनी है? एग्जेम्प्ट सेल, जीरो रेट सेल कोई नहीं है। टोटल सेल, इसका इनपुट कितने हैं? ये शायद वर्किंग 1 से आया हुआ, आपको याद है ना, वर्किंग 1 काला नीला, ये काला नीचे उतरा हुआ है, तो 20 आ गया। अच्छा, इस 20 को क्या करते हैं, किसी को याद हो? 20 को पकड़ते हैं, और भाईजान आसान सी बातें कर रहा हूं, 80 पे डिवाइड करते हैं। 20 को पकड़ते हैं, किस पे डिवाइड करते हैं? 80 पे, और मल्टीप्लाई। जवाब क्या आ जाता है? ये 13 इधर ले जाते हैं। कोई अनहोनी बात, कोई नई बात? इसका फॉर्मूला बना दिया उसने पूरा। इसका क्या बना दिया यार? असल में ना ये 13 आपको पता है न्यूमेरिकल के फेस पे जाना होता है, फेस पे माइनस होना होता है। वो जो ब्रॉड फॉरवर्ड के साथ कहीं जाके, ये ना यहां पे जाके माइनस होता है, ये वाला 13। अब ना जरा नाम सुनिएगा, इस 20 को कहते हैं कॉमन इनपुट। क्या कहते हैं? कॉमन का मतलब है दोनों में यूज हो रहा है ना। इस 20 को क्या कहते हैं? और इसको कहते हैं कॉमन इनपुट क्रेडिट। क्या? टैक्स क्रेडिट। आपको पता है माइनस होते हैं न्यूमेरिकल के फेस पे, क्रेडिट। तो इसका नाम बोले क्या है? कॉमन इनपुट का टैक्स क्रेडिट बोले। अच्छा, पहले था इस 20 को कॉमन इनपुट क्यों कह रहा हूं? कॉमन क्योंकि दोनों किस्म की सेल में इस्तेमाल हो रहे हैं। 20 को पकड़ते थे हम, याद है क्लास में? 20 को पकड़ के डिवाइड किससे करते थे? और मल्टीप्लाई। ये है टैक्स इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये 13 क्या है? और ये है इनपुट। ये क्या है? इनपुट। अच्छा, रेजिडुअल के लफ्ज को अगर मैं अभी काटूं जरा, ताकि आपको ये लफ्ज कंफ्यूज ना करे। डू यू एग्री के दिस 20 इज कॉल्ड एज इनपुट? डू यू एग्री कि दिस 13 कैन बी कॉल्ड एज इनपुट टैक्स क्रेडिट? Why? What is the difference between input and input tax credit? इनपुट तो अभी फेस पे माइनस, क्योंकि इनपुट तो दोनों सेल का है, तो इनपुट को क्या करें? इनपुट का वो हिस्सा जो न्यूमेरिकल के फेस पे माइनस होता है, इसका नाम आज बता दें, इनपुट टैक्स। बहरहाल कॉमन का लफ्ज तो दोनों के साथ लिखा रहने दें। रेजिडुअल क्या होता है? कॉमन। ये कॉमन इनपुट है, ये कॉमन इनपुट का टूटा हुआ हिस्सा है टैक्स क्रेडिट। ये अब कॉमन वैसे रहा नहीं है, ये जो 13 है अब कॉमन रहा नहीं है, क्योंकि अब ये एक सेल का अलग आ गया, लेकिन कॉमन का टूटा हुआ हिस्सा तो कह सकता हूं ना मैं। तो व्हाट इज दिस? कॉमन इनपुट। ये कॉमन इनपुट का वो टूटा हुआ हिस्सा जो न्यूमेरिकल के फेस पर माइनस हो रहा है। याद रहेंगी ये चीजें? ये कौन सा इनपुट? ये कॉमन इनपुट का वो हिस्सा जो फेस पर, तो इसका नाम टैक्स क्रेडिट इसलिए रखा हुआ है कि इसने फेस पे क्या होना होता है? माइनस होना होता है। अस्सलाम वालेकुम। जबरदस्त यार, थोड़े थोड़े नींद के झोंके लेता रहा, काश मैं भी। अच्छा ओके जी, चलें आगे। यार अब ये किस बंदे की बात होने लगी है? द इनपुट फॉर बोथ एग्जेम्प्ट एंड टैक्सेबल सेल। ये बंदा कौन सी सेल कर रहा है भाई? अगर आपके पास हाईलाइटर है ना, तो आप बताएं पहले वाला बंदा कौन था? ओनली टैक्सेबल सेल कर रहा था। दूसरे वाला? और ये तीसरे वाला? बोथ एग्जेम्प्ट एंड टैक्सेबल सेल। अच्छा, ये 3 और 5 इकट्ठा आ गया। ये मैं मिसाल दे दूं होंडा की, लेकिन ब्रैकेट में लिख लें गाड़ियां भी बेच रहा है, कुरान भी बेच रहा है, फिर वरना समझ नहीं आएगी। तो ये बंदा टैक्सेबल सेल भी कर रहा है शहजादा एक ही वक्त में, और एक ही वक्त में एग्जेम्प्ट सेल भी कर रहा है। पहले किसकी मैंने बात की है? डॉलर्स की। वो क्या कर रहा था? ओनली टैक्सेबल सेल। फिर मैंने किसकी बात की है? कॉटेज इंडस्ट्री की। वो क्या कर रही थी? ये सारी बातें पता है आपको, वैसे लिखी हुई एक जगह आ रही है, ओनली एग्जेम्प्ट सेल। अब मैंने किसकी बात की है जो टैक्सेबल सेल भी कर रहा है और 3 और 5 एक्सप्लेन होने लगे।
the input for both exempt and taxable sales shall be apportioned according to following formula. 50 divided by 50 जमा 30 into 20 is equal to 13 ये क्या है? इनपुट। और ये क्या है? ये हाईलाइट करना है। ये इनपुट है 20 रुपए और ये 13 रुपए बोले क्या है? तो फर्क क्या हुआ इनपुट और इनपुट टैक्स रेट में? ओहो, कॉमन का छोड़ें यार। ये ना, ये रेजिडुअल का लफ्ज आप अपनी तरफ से डाल दीजिएगा। रेजिडुअल इधर भी डाल दीजिएगा, रेजिडुअल का लफ्ज पेपर में, रेजिडुअल का लफ्ज पेपर में इधर भी डाल दीजिएगा। इसमें मैं ज्यादा बहस नहीं कर रहा। ये रेजिडुअल का लफ्ज कंफ्यूज करता है। असल में रेजिडुअल का मतलब ये 20 कॉमन था और ये कॉमन का टूटा हुआ हिस्सा था। ठीक है, इसको छोड़ें। असल लफ्ज मेन कॉन्सेप्चुअल है वो क्या है? इनपुट 20 रुपए था और इनपुट जो फेस पे जाना है उसका नाम इनपुट नहीं है, उसका नाम है इनपुट टैक्स क्रेडिट। और ये खाली आपको पता है टैक्सेबल सेल का होता है। ये 13 रुपए, ये 13 रुपए खाली किस सेल का होता है? टैक्सेबल सेल का होता है। तो 50 डिवाइडेड बाय 50 जमा 30 इंटू 20 इज इक्वल टू 13। डन। एनी इनपुट टैक्स क्लेम्ड रॉन्गफुली बिकॉज ऑफ इनकरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला शैल बी पनिशेबल। अगर ये फॉर्मूला आपने गलत लगा दिया तो चपेटे पड़ेंगे। वापस आ जाए यार। ये जो एडजस्टमेंट है ना इनपुट की, ये हर महीने होती है। ये देखें मार्च, ये हर महीने होती है। लेकिन ना साल के एंड पे आपने ना इस एडजस्टमेंट को सालाना बेस पे करना होता है। ये एडजस्टमेंट हर महीने होती है, साल के एंड पे आपने इसको सालाना बेस पे करना होता है, एक समरी करके। वो जो आपने साल के एंड पे इसको सालाना बेस पे करना है ना, समरी इसकी करके, वो जो समरी करना है ना, वो समरी हमारे सिलेबस में न्यूमेरिकली नहीं है, लेकिन थ्योरी के हद तक याद रख लें। ये वर्किंग टू हर महीने होती है या हर साल होती है? हमने पढ़ा हुआ था हर महीने होती है। आज मैं बता रहा हूं साल के एंड पे एक समरी जमा करवानी पड़ेगी जिसमें वर्किंग टू सालाना जमा करवाएंगे। तो ये पढ़ें जरा। मंथली एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट शैल बी ट्रीटेड एज प्रोविजन। मंथली एडजस्टमेंट हम कहां करते थे? वर्किंग टू में करते थे ना यार। मंथली एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट शैल बी ट्रीटेड एज, ये पहले ये पढ़ लें। ये मंथली एडजस्टमेंट अंदाजा है और साल के आखिर में पूरे साल की फिगर्स डालकर फाइनल एडजस्टमेंट करेंगे। मंथली एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट शैल बी ट्रीटेड एज खच्ची शैल बी ट्रीटेड एज खच्ची एंड एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर रजिस्टर्ड पर्सन शैल मेक अ पक्की, शैल मेक अ पक्की नहीं पक्की, शैल मेक अ पक्की एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ टैक्सेबल, ऑन द बेसिस ऑफ मेड ड्यूरिंग द ईयर। ये तो मैंने मंथ की डाली हुई थी, तो न्यूमेरिकल तो मंथली ही इंशाल्लाह हम किया करेंगे। लेकिन क्या पता होना चाहिए, पेपर में 2 नंबर का सवाल आता है। 2 नंबर सवाल नहीं आता, 2 नंबर का सवाल आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मंथली एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोविजनल एंड फाइनल एडजस्टमेंट। ये सवाल आता है, व्हाट इज द प्रोविजनल। अब बच्चे कह रहे होते हैं ये कहां डिफरेंस दिया हुआ था? वो साथ निकल के आता है वो चैप्टर के आखिर में आखिरी लाइन तूने याद की थी, सिलेबस की सबसे आखिरी लाइन ये थी, इसके बाद तो कोई थ्योरी नहीं है पूरी किताब में। वो ये लाइन आई थी यार, ये तो मुझे आती थी। अच्छा ये ओ या तो प्रोविजनल और फाइनल एडजस्टमेंट 2 नंबर का सवाल आता है पेपर में, तो यही लाइन लिख के आनी होती है। प्रोविजनल कच्ची एडजस्टमेंट, महाना को कच्ची कहते हैं, सालाना को पक्की कहते हैं, पक्की। Okay, can I move to the top? Can I move to the top? Okay, come on top guys. नील रिटर्न कौन जमा कराता है? मैंने आपको बताया था यार, सफे का पहला सफा निकालें चैप्टर का, पेज नंबर 466। वो खत्म हो गया हमारा जो हम पढ़े थे, समझ आ गया ना? उसमें 3 लोगों की बात हुई थी। डॉलेंस वाले का इनपुट एडमिसेबल है, कारपेट सेलर वाले का इनपुट डेड है, और होंडा गाड़ी और कुरान दोनों बेच रहे हैं, तो उसका 20 रुपए को इनपुट कहा जाएगा और 13 रुपए को इनपुट टैक्स क्रेडिट कहा जाएगा। अब भाईजान वो 20 रुपए क्या होते हैं ये बताने लगे। नील रिटर्न छोड़े जरा, 20 रुपए क्या होते हैं? मैंने कहा रेजिडुअल को तो छोड़े ना, 20 रुपए की डेफिनेशन आने लगी है। अब पेपर में 2 डेफिनेशन आती हैं। एक डेफिनेशन आती है डिफाइन रेजिडुअल इनपुट, वो यहां से लिखनी होती है, और एक डेफिनेशन आती है डिफाइन रेजिडुअल इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो आपने सिर्फ फॉर्मूला लिखना होता है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 20? ये इसका मुझे पेज नंबर बता दे कौन सा है? 460। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 20? वो पेज 466 में बताने लगा हूं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 13? वो तो भाई यही सब है ना, पेज 477। तो पेपर में ना एक और चीज आती है जो बच्चों को समझ नहीं आती अक्सर, डिफाइन रेजिडुअल इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी 13। तो फिर तो ये लिख के आएंगे। एक और सवाल आता है डिफाइन रेजिडुअल इनपुट, रेजिडुअल इनपुट, इनपुट नहीं, इनपुट की डेफिनेशन तो पहले चैप्टर में थी। रेजिडुअल इनपुट, रेजिडुअल इनपुट का मतलब है दोनों का इनपुट। अब 20 रुपए की डेफिनेशन पढ़ेंगे यार। 20 रुपए किसका इनपुट था जरा सोच के बताने। 20 रुपए ना, 20 रुपए डॉलर्स वालों का हो ही नहीं सकता, क्योंकि डॉलर्स वाले तो एक ही सेल कर रहे हैं सिर्फ। 20 रुपए कारपेट वाले का भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो सिर्फ एग्जाम सेल कर रहे हैं। 20 रुपए सिर्फ किस बंदे का हो सकता है? जो दोनों सेल कर रहे हैं। ये लफ्ज पढ़ें, 20 रुपए इज द टैक्स पेड ऑन रॉ मटेरियल, कंपोनेंट्स, कैपिटल गुड्स, मशीनरी वगैरह used for making taxable as well as
₹20 का इनपुट सिर्फ किसका हो सकता है? ₹20 का इनपुट हो सकता है होंडा का, जो कार भी बेच रहे हैं और कुरान भी बेच रहे हैं। या मैं कह सकता हूं होंडा इज डीलिंग इन टैक्सेबल एज वेल एज एग्जम्प्ट सेल। यार आगे क्या कह रहा है वो, ये फिक्रा 60-70% बच्चों को समझ आ जाता है। आगे क्या कह रहा है? होली का मतलब होता है ओनली। जो बंदा सिर्फ टैक्सेबल सेल कर रहा है, कहते हैं मैं उसकी बात नहीं करा, कहते हैं मैं उसकी बात नहीं करा। जो बंदा सिर्फ एग्जम्प्ट सेल कर रहा है, और लिखा हुआ ना, एंड लिखा हुआ इधर, एज वेल एज एंड लिखा हुआ था। जो बंदा सिर्फ टैक्सेबल सेल कर रहा है, कहते हैं मैं उसकी बातें नहीं करा। और जो बंदा सिर्फ एग्जम्प्ट सेल कर रहा है, उसकी भी बातें नहीं कर रहा। इट डज नॉट इंक्लूड द इनपुट ऑन रॉ मटेरियल यूज्ड होली फॉर डॉलेंस एसी। इट डज नॉट इंक्लूड इनपुट ऑन रॉ मटेरियल धागा यूज्ड होली फॉर एग्जम्प्ट सेल। तो कहते हैं मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा। ये लाइन बहुत से बच्चों को कंफ्यूज करती है, समझ आ गई है? दोबारा बताने की जरूरत नहीं। कहते हैं उस बंदे की बात मैं नहीं कर रहा जो सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल सेल कर रहा है, जैसे कि कहते हैं डॉलेंस की बात मैं यहां नहीं कर रहा, सॉरी। और अगेन फिर कहते हैं मैं कारपेट सेलर की बात भी यहां नहीं कर रहा। डन। अच्छा भाई, ये लास्ट सेशन में एक मैंने इनपुट का समंदर, ये इनपुट का समंदर जो है ना, ये सफा मैंने अपलोड कर दिया है वेबसाइट के ऊपर, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो पता है ना वेबसाइट का यूजर नेम पासवर्ड, ये सफा वहां मैंने अपलोड कर दिया है। इनपुट के ना यार 4 सवाल आते हैं, 4 सवाल। पहले मैं चारों ज़बानी बताता हूं। अच्छा, एक सवाल ये होता है कौन सा इनपुट माइनस नहीं हो सकता। वो आपको लंबी लिस्ट पता है, फेक इनवॉइस, अनारकली, वो सारी लंबी लिस्ट है, कौन सा इनपुट माइनस नहीं हो सकता। एक ये सवाल आता है पेपर में, एक ये सवाल आता है पेपर में इनपुट का कि इनपुट माइनस करने की शराइत क्या है। उसके लिए शराइत ये है कि अगर आपने परचेज किया तो बिल होल्ड करो, अगर ट्रेजरी चालान है यानी आपने ऑक्शन से चीजें ली हैं तो ट्रेजरी चालान हो, और अगर इंपोर्ट किए हैं तो गुड डिक्लेरेशन हो। एक ये दूसरा सवाल आता है पेपर में। तीसरा सवाल इनपुट का वो आता है, तीसरा सवाल इनपुट का ये आता है कि इनपुट माइनस करना भूल गया कोई बंदा, अब वो बेचारा क्या करे, अगले 6 महीने में माने। ये तीसरा सवाल आता है पेपर में। और चौथा सवाल इनपुट का ये, इधर देख लें, और चौथा सवाल इनपुट का ये आता है इनपुट रिफंड कैसे होगा। भाई वो फिर 2 किस्म के सिनेरियोज हैं। अगर आपका इनपुट रिफंड 0 रेट वाला है ना, 0 रेट वाला, वो तो 45 डेज में होगा, सेक्शन 10 पढ़ा था, सेक्शन 10। और अगर आपका रिफंड जो है वो इनपुट वाला है जो कैरी फॉरवर्ड होते 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 जून तक पहुंचता है, ठीक है, कैरी फॉरवर्ड याद है मैंने ऐसे लाइन बनाई थी, कैरी फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड, वो वाला आपने रिफंड कैसे लेना होता है, वो रिफंड का तरीका ऑडिट कराएंगे साल के एंड पे, और अगस्त के अंदर जो है वो ऑडिटर्स आके आपको ऑडिट करके देंगे और फिर आपका रिफंड ले लेंगे। तो 4 सवाल बता दें जो इनपुट के आते हैं, उर्दू में बताएं पहले, कौन कौन से इनपुट माइनस नहीं कर सकते। दूसरा सवाल, इनपुट माइनस करने की शराइत क्या है, या किस वक्त इनपुट माइनस कर सकते हैं, जब बिल होल्ड कर रहे हो। तीसरा सवाल क्या आता है, अगर कोई बंदा इनपुट माइनस ना कर सके तो क्या करे। रिफंड, इनपुट रिफंड कैसे होता है। चौथा सवाल, एनी 7 सिचुएशन इन विच इनपुट इज नॉट अलाउड टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट आउटपुट। ये सेक्शन 8 और सेक्शन 70 मैंने जो नोट्स अपलोड किए उसमें सेक्शन 73 टाइप करके यहां लिख दिए। अच्छा, ये सर कैसे कल देखे थे। द शराइत दैट नीड टू बी सेटिस्फाइड फॉर एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट अगेंस्ट आउटपुट, वो क्या शराइत है जो इनपुट में से आउटपुट माइनस करने के लिए पूरी हो। यार ये 7 का 2 याद आ रहा है, बिल होल्ड करें और सारा। द रेमेडी अवेलेबल टू हर, कोई सवाल पास पेपर को उठाया हुआ इसलिए हर लिखा हुआ है। द रेमेडी अवेलेबल टू हर, वो बेचारी क्या करे, अब वो फेल हो जाए क्यों, सॉरी, अगर वो फेल हो जाए इनपुट माइनस करने में, अगर वो रेलेवेंट महीने में इनपुट माइनस करने में फेल हो जाए तो वो क्या करे, अगली दफा अटेम्प्ट दे दे। नहीं, 6 महीने बाद ही आनी है, नहीं 6 महीने में कभी भी जाके इनपुट रिकॉर्ड कर ले। आई कैप की तरह नहीं है 6 महीने वेट करना पड़ेगा, कभी भी जाके 6 महीने बाद वो इनपुट रिकॉर्ड कर ले, ठीक है। एलिजिबिलिटी ऑफ रिफंड, 0 रेट का रिफंड सेक्शन 10 में होता है, और टैक्सेबल सेल का रिफंड सेक्शन 8B में होता है। ये रिफंड मैं आपको याद करा दूं क्योंकि ये रिफंड जो है वो आपको भूले पड़े होंगे। वो सवाल भी तो आ सकता है लेकिन इन सवालों में तो नहीं है ना। वो आपके ख्याल से वो किस सवाल में फिट करना चाह रहे हो। हाँ, सवालों में तो कह सकते हो आप, मोटे मोटे ये 4 सवाल आते हैं। यार ये याद है सेक्शन 8B और 10, नहीं याद यार, 8B और 10 मैं जरा ज़ियारत करा दूं आपको, दूर दूर से बुजुर्गों को लोग देखने आते हैं। 8B में याद है ऑडिट होता था अकाउंट्स का, और ऑडिट आता था, और ये आपको इनपुट रिफंड होता था, लफ्ज लिखा हुआ यहाँ रिफंड का। और 10 में याद है 45 दिन के अंदर 0 रेट सेल का रिफंड होता है, सही है। और डेबिट क्रेडिट नोट में ये 2 लाइनें पढ़ेंगे या बहुत पढ़ लिया हमने, इन 2 लाइनों का फर्क करें। तो डेबिट क्रेडिट नोट में तो इतना पढ़ लिया कि मैं डेबिट क्रेडिट नोट हो गया। तो सेक्शन 10 0 रेट सेल का रिफंड है, और 8B किसका रिफंड है, टैक्सेबल सेल का। अल्लाह हाफिज़। ये भाई वो